हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले साल में मेरे भाई 3-4 ऐसे शॉर्ट आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस साल भी आपके काम में आ सकते हैं। तो हमने कहा यार 3 वीडियोस बनाएंगे, इससे अच्छा इन तीनों को एक में ही करा देते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इनमें समझाना पड़ेगा, फिजिक्स के टॉपिक काफी समझाने वाले हैं। लेकिन इस बात की गारंटी, अगर इनमें से एक शॉर्ट भी फंसता है तो 2, 3, 4, 5, अगर 7.5 में भी आ जाता है तो आपके 5-7 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो इन तीनों शॉर्ट्स को आपको सही से तैयार कर लेना है। चलो भाई शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है और बहुत सारी वीडियोस में ऐड कर रहे हैं, बस मन लगा के पढ़ डालो, जाके पेपर दे आओ। भैया सुनो, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। दिमाग में रखो, ये सारे क्वेश्चन पीछे पेपरों में आए हुए हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है भाई, ठीक है। समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग 11th क्लास में पढ़ा करते थे। आई बराबर होता है mr², यानी किसी का द्रव्यमान निकाल लो। मान लिया यहां पर कोई पिंड ऐसे करके गति कर रहा है भैया, ठीक है, तो उसका क्या करो, द्रव्यमान निकाल लो। और जो उसकी दूरी है घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, जिस दूरी पे वो घूम रहा है, वो निकाल लो, स्क्वायर की गुणा कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता था। इसे हम लोग आई कहा करते थे भैया, ठीक है। इनर्शिया मतलब आई से लिख लिया हमने, ठीक है। लेकिन ये कह रहा सर्कुलर डिस्क के लिए निकालो भैया। तो डिस्क के लिए अलग अलग हुआ करते थे हम लोग भैया, पढ़ते थे कि ठोस गोले के लिए कितना होता है, 2/5 mr² होता है, ठीक है। उसके बाद खोखले गोले के लिए कितना होता है, 2/3 mr² होता है। इसी तरीके से मेरे भाई डिस्क के लिए पूछा गया है, तो हमने यहां पर डिटेल में आपको बता दिया है। समझिए, सुनो, किसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी उस एक्सिस पर डिपेंड करता है जिसके लिए इसे कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब है, मान लिया मेरे भाई कोई डिस्क है, अब हम डिपेंड कर रहा है कि भैया ये डिस्क कैसी है, प्लेन पे होगी। तो प्लेन पे होगी तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा। और अगर इन दोनों अक्ष की बाहर की तरफ देखें तो यहां पे जेड अक्ष होगा। तो अगर आप जेड अक्ष के लिए निकालोगे, जेड एक्सिस के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। एक्स या वाई के लिए निकालोगे तो दोनों एक ही बात है, प्लेन के ऊपर ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो हमने क्या लिख दिया भैया, हमने लिखा फॉर एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। इसका मतलब क्या है कि भैया ये देखो, अगर ये अपनी डिस्क है तो डिस्क में मान लिया ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर हम इसके परपेंडिकुलर बात करें, इस तरीके से बाहर की तरफ निकालें, तो जेड एक्सिस के अलोंग मेरे भाई, ये देखो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, जेड एक्सिस के अलोंग जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 1/2 mr² होता है। ये पेपर में 3 नंबर में आया है, तो बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कतई कायदे से याद कर लो। क्या याद करोगे, फॉर एन एक्सिस, यानी उस अक्ष के लिए थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से होकर जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। और जो प्लेन है इसका, ये डिस्क है, सरल भाषा में ये डिस्क किसके ऊपर बनी हुई, इस प्लेन के ऊपर बनी हुई है। तो भैया ये एक्स है, ये वाई है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लंबवत। तो जो लंबवत है मेरे भाई जेड एक्सिस, यानी सरल भाषा में, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, 1/2 mr² होगा भाई, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कहते नहीं नहीं हमें प्लेन लेन के लिए नहीं निकालनी, नीचे लिख भी दिया हमने, m क्या है, m इज द मास ऑफ डिस्क। जो डिस्क हम ले रहे हैं उसका द्रव्यमान है। r क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, r उसके लिए रेडियस है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, हमने लिख दिया भाई फॉर एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन, यानी इस बार परपेंडिकुलर हम नहीं ले रहे हैं। ये मान लिया डिस्क है और ये मेरे भाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसी प्लेन पे ले रहा है। लाइंग का मतलब इस प्लेन पे, एक्स पे ले सकते हो, वाई पे ले सकते हो। तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया एक्स और वाई एक्सिस। इसके लिए कितनी होगी मेरे भाई, आई एक्स लिख लो अगर एक्स के लिए ले रहे हो, आई वाई लिख लो अगर वाई के लिए ले रहे हो, और दोनों के लिए ही मान सेम होगा, कितना, 1/4 mr²। तो मेरे भाई जब भी कभी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करने को कहेगा तो आप क्या कहोगे, भैया किसके लिए पूछ रहे हो, जेड एक्सिस के लिए पूछ रहे हो। अब आपको इतना सब नहीं लिखना रहा, फॉर एन एक्सिस थ्रू, हटाओ भैया। अगर हमने बता दिया कि एक कोई डिस्क है जो किस प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत जेड एक्सिस के लिए कितना होगा, 1/2 mr² होगा। और उसी प्लेन पे अगर हम ले एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लिए, तो वो कितना होगा, 1/4 mr² होगा। ये भैया 3 नंबर में फंस जाएगा, अगर आ गया तो आप आराम से कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये पेपर में आ सकता है और इसमें बच्चे फंसते हुए भी नजर आते हैं। सुनो मेरे भाई, मान लिया हमने कहा कि भैया एक वेक्टर है, ए वेक्टर, आपको नहीं आता तो सीख लो, जब भी किसी के ऊपर ऐसे करके एरो लगाओ इसका मतलब ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ए वेक्टर है, इसका मान दे रखा है, कुछ क्या दे रखा है, 2xz² i माइनस का yz j प्लस का 3xz³ k, इस तरीके से मेरे भाई मान दे रखा है, ठीक है।
कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ए, आपको कर्ल ए निकालना है और एक पॉइंट दे रखा है 1,1,1। इसका मतलब यह है पहले हम लोग कर्ल ए निकाल लेंगे, कर्ल ए निकालने के बाद एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान हम लोग रख देंगे। अगर मान जरूरी नहीं 1,1,1 दे रखा हो, 2,3,4 दे रखा हो, 5,6 जो भी दे रखा हो, तो ये एक्स वाई जेड के मान है जो पूरा हल होने के बाद आखिरी में रख देंगे। लो भैया सारे बच्चे मैथ वाले समझो कैसे कर्ल निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का। मान लिया कर्ल ए वेक्टर का निकालना है हमें, तो हम ऐसे करके लिखते हैं डेल ऑपरेटर, सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, ए वेक्टर से, यानी जिसका भी हमें कर्ल निकालना है उसकी डेल ऑपरेटर से गुणा कर देते हैं। अब सबको पता है भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, दोनों का मान रख दे रहा है। बताओ डेल ऑपरेटर का मान क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये भैया डेल ऑपरेटर का मान होता है। ए वेक्टर का मान हमें दे रखा है ऊपर 2x जेड स्क्वायर आई माइनस का वाई जे माइनस का वाई जेड जे प्लस का 3x जेड की पावर, जो भी दे रखा हो मेरे भाई मान, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है भैया, ऐसे करके दो लाइनें खींचा करते थे। 12th क्लास में मैथ वाले मास्टर ने आपके बताया होगा, कैसे बताया होगा कि भैया जब दो की गुणा हो रही है तो ऊपर क्या लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं, जे लिख लेते हैं और के लिख लेते हैं। फिर भैया पहले वाले के आई जे के गुणांक लिख लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल जेड है। इसमें आई का गुणांक क्या है, 2x जेड स्क्वायर है, इसमें क्या है माइनस का वाई जेड है, इसमें 3x जेड की पावर 3 है। तो हमने दोनों के गुणांक लिख दिए मेरे भाई, ठीक है। गुणांक लिखने के बाद गुणा कैसे करते थे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई लेते हैं भाई, ठीक है, आई ले लिया भैया। उसके बाद आई के सामने ऐसे छुपा देते हैं, देखो ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, देखो आ गया डेल अपॉन डेल वाई 3x जेड की पावर 3, माइनस का निशान लगाते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, डेल अपॉन डेल जेड है माइनस का वाई जेड है। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, आपके पास मैथ है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है। पहला वाला टर्म प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, तीसरा फिर प्लस लेते हैं, तो भैया पहला टर्म प्लस हो गया, दूसरा माइनस का जे ले लिया, फिर जे के सामने वाला छुपाएंगे, देखो भैया जे के सामने वाला छुपा दिया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, क्या आया डेल अपॉन डेल एक्स आया, 3x जेड की पावर 3 आया, माइनस का निशान लगाया, इसकी इससे तो डेल अपॉन डेल जेड आया, 2x जेड स्क्वायर आया। सीधी बात, पहला टर्म प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो तीसरा टर्म फिर से प्लस हो जाएगा। तीसरा टर्म मेरे भाई प्लस हो गया, कौन सा, प्लस का के कैप आ गया, सामने की चीजें छुपा दी मेरे भाई, क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, इसकी गुणा इससे कर दी भैया, डेल अपॉन डेल एक्स आया माइनस का वाई जेड आया, माइनस का निशान, डेल अपॉन डेल वाई आया, 2x जेड स्क्वायर आया, बात खत्म हो गई। इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया। आप सबको पता है भैया डिफरेंशिएशन के बेसिक नियम क्या होते हैं। डेल का मतलब है, डेल का मतलब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी अगर यहां कहीं बाई होता तब ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो यहां बाई है ही नहीं, ठीक है, यहां पे बाई नहीं है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, ठीक। उसके बाद यहां देखो, यहां पे माइनस का बाई क्या है, नियतांक है, माइनस का बाई नियतांक, क्योंकि जेड चल रहा है ना तो माइनस बाई कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस का बाई बाहर आया, प्लस का बाई हो गया और जेड का कितना हो गया, 1 हो गया भैया, ठीक। तो इस वाले पोर्शन में सिर्फ क्या बचा हुआ, जेड का 1 बचा, तो सिर्फ बाई लिख दिया हमने, ठीक। माइनस का निशान लगा है, लगा दिया, जे लगा हुआ है, लगा दिया। यहां पे क्या होगा बताओ भैया, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, डेल अपॉन डेल, यहां पे देखिए क्या 3 है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जेड की पावर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्यों कांस्टेंट है सर जी, यहां पे तो कांस्टेंट नहीं हुआ क्योंकि यहां बाई था ही नहीं, ये बाई चल रहा है और यहां बाई है ही नहीं, तो सब ये नियतांक 0 हो गया। लेकिन यहां पे तो एक्स चल रहा है ना, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का कितना हो गया, 1 हो गया, कांस्टेंट 3 जेड क्यूब बाहर आ गया। ऐसे माइनस का निशान लगाया भैया, 2x जेड स्क्वायर चल रहा है तो 2 जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सॉरी डेल अपॉन डेल जेड है ना, तो 2x बाहर आ गया और भैया यहां बचा जेड स्क्वायर का अवकलन कैसे होता है, 2z हो जाएगा। अरे भैया अवकलन करना नहीं आता है तो क्या करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है उसे आगे ले आते हैं, 3z एक घटा देते हैं तो 3z स्क्वायर आ गया। ऐसे अगर z की पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, एक कम हो गया तो 1 बचा। इस तरीके से मेरे भाई गुणा भाग होती है। प्लस का के रखा हुआ है, के ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे बाई है, जेड है, यहाँ एक्स है तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या भैया एक्स है, जेड है, यहाँ बाई है तो ये भी 0 हो गया। यानी कुल मिला के जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है उससे रिलेटेड कोई चीज है तो अवकलन होगा, वरना सब नियतांक है तो 0 है, बात खत्म हो गई। ठीक, क्या बचा अपने पास बताओ, अपने पास बचा हुआ है क्या बचा, देखो आई वाई बचा हुआ, ठीक। उसके बाद अपने पास क्या बचा हुआ, 3z क्यूब माइनस का 2x 2z जे बचा हुआ है और k तो 0 हो ही गया है।
एट 1, 1, का मतलब x का मान, y का मान, z का मान 1 रख दो, तो y का मान 1 रख दिया तो 1 आई आ गया। ठीक है, ऐसे ही j का मान भी 1 है, k का मान भी 1 है, यहां 1 रखेंगे भैया तो कितना आ जाएगा 3, ये तो 1 ही हो गया तो सिर्फ 3 बचेगा, तो कितना हो गया 3j हो गया, और यहां कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 में जाएगा 4, कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया i का प्लस का j का आंसर आ गया। सरल भाषा में सवाल को मत रटो, आप ये समझो कि कर्ल निकाला कैसे जाता। कर्ल निकालने के लिए उसकी डेल ऑपरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इस तरीके से लाइन ने खींची, आई जे के लिखा, कांस्टेंट पहला टर्म प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, और इस तरीके से हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक, तो ये दूसरा सवाल है जो पेपर में आ सकता है, और पेपर में अगर आया तो ये 7.5 नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद लिसाजूस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत आसान भी है, सरल भाषा में हमने यहाँ पे लिख दिया, ये भी 7.5 नंबर तक आ सकते हैं मैक्सिमम, शॉर्ट में 2-3 नंबर में आ सकते हैं। ये एक प्रकार के ग्राफ होते हैं, सीधी सी बात है, कोई फिगर खींचा जा रहा तो वो ग्राफ ही है, तो ये एक प्रकार के ग्राफ होते हैं जो 2 परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस, यानी मान लिया एक ऑसिलेशन, एक जो कंपन है वो x की तरफ है, एक y की तरफ है, x और y के बीच में एंगल कितना होता है 90 होता है, तो 2 परपेंडिकुलर कोई भी ऑसिलेशंस x और y डायरेक्शन में डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करने पर प्राप्त होते हैं। भैया ये तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया उदाहरण के लिए कि x और y की तरफ है। नॉर्मल बात करें तो ये जो फिगर होते हैं ये क्या करते हैं, ये भैया परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक, परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उन्हें क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। हटाओ दुनियादारी भैया, हमने क्या कहा, हमने कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों की तरफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं, अगर इन्हें हमें कंबाइन करना है तो उनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिसाजू फिगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑसिलोस्कोप ही मेजर करेगा मेरे भाई इन कंपन्स को भैया। ठीक है, इन फिगर्स का यूज फ्रीक्वेंसी तथा 2 सिग्नल्स के बीच फेज डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। तो भैया अगर 2-3 नंबर में आया है, 5 नंबर में आया तो दुनिया भर की कथा नहीं लिखनी, हमने बता दिया कि भैया कंबाइन करने से ही हमें प्राप्त होते हैं। और यूज क्यों होता है, तो यूज होता है इन फिगर्स का यूज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा 2 सिग्नल्स के बीच फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मान लिया एक ये सिग्नल है, ध्यान से समझो, फेज मतलब कला में अंतर, एक मान लिया ये सिग्नल है, ठीक है, और एक इस तरीके का सिग्नल आ रहा है, तो ये देखो इसकी पीक पॉइंट यहां पे, शुरुआत दोनों यहीं से हो रहा है, लेकिन इसका पीक पॉइंट यहां पे है, तो ये जो दोनों के बीच का गैप आ रहा, चलने के तरीके में अंतर है, ये फेज डिफरेंस है भैया। ठीक है, तो फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने में, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने में, इन सब में लिसाजू फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फेज एंगल की बात करें, कुछ लिसाजू फिगर यहां पे बना दिए हैं, ताकि देखो भैया डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो हमने 2-3 यहां पे लिसाजू फिगर बना दिए हैं। जैसे हमने कह दिया कि अगर फेज एंगल जो है, फेज एंगल 0 है या 360 है, तो इस तरीके का मेरे भाई लिसाजू पैटर्न हमें प्राप्त होगा। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, या ये एक्स है, ये वाई है, इस तरीके का भैया एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी जब जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है या 360 है भाई। ठीक है, अगर वो 60 डिग्री है या 360 है तो फिर भैया ये एक्स है, ये वाई है, इस तरीके का एक भैया मोटा सा इलिप्स हमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर भैया ये रिवर्स हो गया, 180 हो गया, 0 पे लाइन इधर है तो 180 पे लाइन हो जाएगी इधर, ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है मेरे भाई। ठीक है, तो ये नहीं कि इधर उधर आप बना दो, ठीक है, बनाते समय स्केल नहीं था, फटाफट से हमने लिख दी पीडीएफ, लेकिन ओवरऑल यही है कि भैया 180 है तो लाइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी भैया। ठीक, 180 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन, एक मोटा आदमी लेटा हुआ ऐसा करके पेट निकाल दो उसका, तो 180 हो गया भैया, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये जो 3 हमने आपको बताया, पहला क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया, बता दो एक बार। हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि मेरे भाई किस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करोगे, किसके लिए, डिस्क के लिए। दूसरे में हमने आपको कर्ल निकालना सिखाया, और तीसरे में हमने आपको लिसाजू फिगर बताए। तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भैया 2 नंबर से लेकर 7.5 नंबर तक मिल सकते हैं। पहली बार देख रहे हो और कुछ नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें गॉस थ्योरम है, ये सारी थ्योरम्स ये सब करा रखा है, उन्हें पढ़ना आप स्टार्ट करो, मन लगा के पढ़ो भैया, कोई भी आदमी आपको फेल नहीं कर पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो जो दिक्कतें हैं उन्हें कमेंट करो, कमेंट मेरे भाई सबका लगभग रिप्लाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वीडियोस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। रह गई इस पीडीएफ की बात, इस पीडीएफ को मेरे भाई हम डाल देंगे कहां, अपना जो टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है, BDKDN BSc, 60,000 से ज्यादा वहां फॉलोअर्स हैं, तो भैया बच के फेक चैनल से रहना है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी कुछ ही समय के बाद इस पीडीएफ को भी वहां पे शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाड़ में गई पीडीएफ, यार ठीक है पीडीएफ मिल जाती है, फायदा रहता है, लेकिन ओवरऑल हम आपसे यही कहेंगे साथ में सीखा करो, साथ में लिखा करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है ये 10 मिनट की वीडियो देखने में आपको आधा घंटा लगे, लेकिन वो आधा घंटा लगने के बाद चीजें दिमाग में छप जाएंगी, कहीं पीडीएफ ले ली, देख लिया, जुगाड़ कर लिया, इन सब से बच के रहना है, चीजें अच्छी हो जाएंगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद भाई, थैंक यू।